हेलो एवरीवन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये फुटिंग्स का एक थ्योरेटिकल पार्ट देखा था कि फुटिंग क्या होता है, फाउंडेशंस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कहाँ पे उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब हम जो सबसे पहला अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं वो आइसोलेटेड फुटिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। हम न्यूमेरिकल के साथ आपको ये डिटेल पूरी बताएंगे कैसे कैसे न्यूमेरिकल लग रहा है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। डिजाइन ए स्क्वायर स्प्रेड फुटिंग टू कैरी a column load of 1400 kilonewton from a 400 square tied column containing 20 bars as a longitudinal steel. ठीक। The bearing capacity of the soil is 100 kilonewton per meter square. Use M25 concrete and Fe415 steel. ठीक। तो आप क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या गिवन है, क्या क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने आपको पहले ही बता दिया कि आपको एक स्क्वायर स्प्रेड फुटिंग को डिज़ाइन करना है जो कि कॉलम लोड 1400 किलो न्यूटन है और कॉलम का जो स्क्वायर टाइट कॉलम है 400 का है। ठीक। इसमें कंटेनिंग क्या कर रहा है 20 बार्स एस लॉन्गिट्यूडनल स्टील, यानी जो लॉन्गिट्यूडनल स्टील हम उसमें यूज़ कर रहे हैं वो 20 बार का है। ठीक है। द बियरिंग कैपेसिटी, क्योंकि सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी इसमें दिया हुआ है। द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यूज M25 एंड Fe415। ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा, हमको गिवन डेटा हमने देख लिया क्या होगा। अब उसके सबसे पहला जो स्टेप हमारा होगा उसमें ये होगा कि हमको फुटिंग का अप्रॉक्स एरिया तो निकल जाए कि हमारी फुटिंग की साइज़ क्या आ रही है, फुटिंग किस एरिया जो उसका क्या होगा। तो सबसे पहले हम अप्रॉक्स एरिया निकालते हैं, अप्रॉक्स एरिया ऑफ फुटिंग। ठीक है। अप्रॉक्स एरिया ऑफ फुटिंग निकालते हैं। ठीक है। तो अप्रॉक्स एरिया ऑफ फुटिंग क्या होगा, का फॉर्मूला क्या होता है, लोड अपॉन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। टोटल लोड कितना आ रहा है और उसकी बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या है, तो उससे हम फुटिंग का एरिया अपना निकाल लेते हैं। ठीक है। तो अब लोड देखें 1400 किलो न्यूटन का है और बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो जब इसको हम लोग फाइंड आउट किया तो हमारा क्या आ गया, अप्रॉक्स एरिया ऑफ फुटिंग 14 मीटर स्क्वायर। लेकिन आपको एक चीज़ पता होगी कि ये अप्रॉक्स एरिया होगा। जैसे फुटिंग का हम एरिया निकाल रहे हैं कि अप्रॉक्स एरिया फुटिंग क्या होगा, तो हमको उसमें फुटिंग का सेल्फ वेट भी कंसीडर करना पड़ेगा लोड में। जैसे लोड ऊपर से नीचे जा रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो आपको जब पता है कि लोड नीचे की तरफ आ रहा है तो एक तो कॉलम पे जो लोड आ रहा है वो हमने कैलकुलेट करके रखा है, आपको बता के रखा है। तो लेकिन आपको ये भी पता चाहिए कि फुटिंग का भी अपना भी एक सेल्फ वेट होता है ना। तो कोड ये कहता है कि अगर आपको सेल्फ वेट नहीं दिया है, फुटिंग का कोई डिफाइन है, तो आप हमेशा 10% सेल्फ वेट आप फुटिंग क्या 10% ऑफ द कॉलम लोड, जितना कॉलम पे लोड आ रहा है उसका 10% क्या हो जाएगा, आपका फुटिंग का सेल्फ वेट हो जाएगा। तो हमने सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग निकाला, क्या होगा 10% ऑफ कॉलम लोड, तो 10% ऑफ 1400 किलो न्यूटन, इट कम्स आउट 140 किलो न्यूटन। आई होप आपको क्लियर होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक। लेकिन अब हमको क्या है, टोटल लोड ऑन सॉइल। अब सॉइल पे टोटल कितना लोड आ गया, एक तो 1400 किलो न्यूटन का लोड आया आपका कॉलम का और प्लस फुटिंग का लोड 140, तो यानी टोटल लोड क्या हो गया 1540 किलो न्यूटन। ठीक। तो अब ये चीज़ हमको पता चल गई टोटल लोड अब 1540 किलो न्यूटन क्या आ रहा है। तो हम क्या निकालेंगे, एक्चुअल एरिया ऑफ फुटिंग रिक्वायर्ड, एक्चुअल एरिया ऑफ फुटिंग रिक्वायर्ड। फॉर्मूला वही, टोटल लोड डिवाइड बाई बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो टोटल लोड क्या हो जाएगा 1400 प्लस 140 इक्वल टू 1540। तो 1540 डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100 इट्स कम्स आउट 15.4 स्क्वायर, 15.4 स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल फुटिंग का हमको एरिया पता चल गया। ठीक। और जब आपको एरिया पता चल गया तो आप फुटिंग का साइज निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में इट इज़ स्क्वायर स्प्रेड फुटिंग। तो स्क्वायर की कंडीशन लगाइए कि आपको अगर स्क्वायर का एरिया दिया हुआ और एक साइज आपसे पूछा जाए एक साइड, तो क्या ले उसका आप अंडर रूट ले लेंगे। उसको आप एल इंटू एल भी बोल सकते हैं, एल इंटू बी भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि स्क्वायर में दोनों जो साइजेस होते हैं वो बराबर होते हैं, जो ए होगा वही बी होगा या जो एल होगा वही बी होगा, दोनों का साइज। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला, एल इंटू एल हमने मान लिया एरिया, एल स्क्वायर इक्वल टू 15.4। जब एल स्क्वायर पर 15.4 है तो उसका एल का साइज़ क्या हो जाएगा 3.92 मीटर अंडर रूट लेने पे। लेकिन 3.92 ना लेके हमने इसको 4 मीटर ले लिया है अपने क्वेश्चन को ईजी करने के लिए, कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप 3.92 पे डिज़ाइन कर रहे हैं 4 मीटर, क्योंकि बहुत माइन्यूट सा फ़र्क है और आप शुरू में इस चीज़ को आप कंसिडर कर ले रहे हैं। ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, प्रोवाइड 4 मीटर इंटू 4 मीटर स्क्वायर फुटिंग। अब फुटिंग का हमको क्या पता चल गया, साइज पता चल गया। ठीक।
आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। तो आई होप आपको ये स्क्वायर फुटिंग का साइज आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम जो सेकंड स्टेप आता है वो क्या है, नेट अपवर्ड प्रेशर। कि नेट अपवर्ड प्रेशर क्या लग रहा है इसमें। ठीक है, सामान्य कहने का मतलब ये है कि अगर कोई स्ट्रक्चर है, अगर मानिए हम ऊपर से नीचे खड़े हैं हम, अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर पे खड़े हैं कुछ भी, तो हमारा लोड बियर करने की कैपेसिटी उसमें है। ठीक है, लेकिन कैपेसिटी हम स्टे कब है, क्योंकि नीचे से भी कुछ अपवर्ड प्रेशर हमारा आ रहा है, नीचे से कुछ अपवर्ड प्रेशर आ रहा है जिसके वजह से इक्विलिब्रियम मेंटेन है और हम स्ट्रक्चर हमारा खड़ा है। ठीक है, अगर नीचे से कुछ अपवर्ड प्रेशर नहीं आता तो हमारा स्ट्रक्चर तो सीधे अंदर हो जाता, अंदर की तरफ धंस जाता। ठीक है, तो नीचे की तरफ से कुछ अपवर्ड प्रेशर ऊपर की तरफ आ रहा है जिससे हमको वो भी निकालना है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, नेट अपवर्ड प्रेशर एक्टिंग ड्यू टू फैक्टर्ड लोड। तो फैक्टर्ड लोड की वजह से, फैक्टर्ड लोड हमेशा ध्यान रखिए, फैक्टर्ड लोड, क्योंकि इस कॉलम को हमको बाय लिमिट स्टेट मेथड डिजाइन करना है तो इसमें हम फैक्टर्ड लोड यूज करेंगे। ठीक है, तो नेट अपवर्ड प्रेशर एक्टिंग ऑन द ड्यू टू फैक्टर्ड लोड क्या होगा, फॉर्मूला उसका क्या होता है, फैक्टर्ड एक्सियल लोड डिवाइड बाय एरिया ऑफ फुटिंग। अब देखिए, जब नेट अपवर्ड हम लोग प्रेशर निकालते हैं तो उसमें हम लोग फुटिंग का लोड को कंसीडर नहीं करते हैं, ये ये ध्यान रखिएगा। जब हम नेट अपवर्ड प्रेशर निकालेंगे तो जो कॉलम पर एक्चुअल लोड आ रहा है, जो एक्चुअल लोड आ रहा है उसको कंसीडर करेंगे। तो आपको पता है कि कॉलम पर जो एक्चुअल लोड है वो 1400 किलो न्यूटन का है, तो उसको फैक्टर्ड करना पड़ेगा, तो 1.5 से हमको गुणा करना पड़ेगा, यानी 1.5 इंटू 1400 डिवाइड बाई एरिया ऑफ फुटिंग। तो एरिया ऑफ फुटिंग हमने 4 मीटर मान के रखा है, तो 4 मीटर इंटू 4 मीटर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, तो अब ये जब ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 131.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज नेट अपवर्ड प्रेशर, दिस इज नेट अपवर्ड प्रेशर। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपको स्टेप 1 और 2 एकदम क्लियर हो गया। स्टेप 1 में हम क्या निकाले हैं, स्टेप 1 में हमने फाइंड आउट किया है कि फुटिंग का एरिया क्या होता है। स्टेप नंबर 2 में हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि नेट अपवर्ड प्रेशर कितना लग रहा है। ठीक, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 पे, अब स्टेप नंबर 3 क्या है, हमको क्रिटिकल सेक्शन अपने बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है। कि हमारे स्ट्रक्चर जो है, जैसे मान लीजिए कि हमारा स्ट्रक्चर कोई भी खड़ा है, तो हम उस पर देखेंगे कि बेंडिंग मोमेंट कहाँ कितना आ रहा है,
हमारा स्ट्रक्चर का जो नीचे का फाउंडेशन फुटिंग है वो लोड को बियर कर लेगा कि नहीं जो हमारे स्ट्रक्चर पे लोड आ रहा है। तो हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं अपने स्ट्रक्चर पे। अब बात क्या आती है कि निकाले कहाँ। तो जब आपको बोला गया कि क्रिटिकल सेक्शन पे, कोड ही बोलता है कि हम क्रिटिकल सेक्शन में निकालेंगे। क्रिटिकल सेक्शन ऐसा सेक्शन होता है जिसके बाद फेल्योर के चांसेस तुरंत हो जाते हैं, ठीक है, फेल्योर के चांसेस आपके हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसको क्रिटिकल सेक्शन पे ही निकालते हैं। अगर क्रिटिकल सेक्शन पे वो पास कर जाएगा इसका मतलब कि सारे स्ट्रक्चर पे वो पास कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बेंडिंग मोमेंट एट क्रिटिकल सेक्शंस अकर्स एट द फेस ऑफ द कॉलम। फेस ऑफ आपको देखिए बाहर का मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसको L इंटू बी का नाम जो दिया है वो 4 मीटर इंटू 4 मीटर है, वो फुटिंग का साइज है। फुटिंग के अंदर हमने एक क्वेश्चन में आपको देखिए 400 mm टाइड कॉलम, स्क्वायर टाइड कॉलम, तो 400 mm स्क्वायर टाइड कॉलम था, उसको मैंने ए और ए का नाम दिया है। वो भी स्क्वायर है तो दोनों चारों तरफ का शेप साइज क्या होगा, बराबर होगा। चारों तरफ का शेप साइज क्या होगा आपका, बराबर होगा। तो उसको मैंने ए नाम दिया, ठीक है। अब आपको मैंने बताया कि जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो आइसोलेटेड फुटिंग में किस पे काम करता है, फेस ऑफ द कॉलम। तो फेस ऑफ द कॉलम यानी ए का जो ये फेस, जो एक रेड के बगल में एक लाइन आपको दिखाई दे रही है वो फेस ऑफ द कॉलम हो गया, ठीक। वहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन काम कर रहा है। तो अब इतनी दूरी पे बेंडिंग मोमेंट कितना काम करेगा हम इसको क्रिटिकल सेक्शन पे निकाल लेंगे। ये जो मैंने लाइनिंग किया है, जो जिस डिस्टेंस को मैंने ओ वाई वन माना है, जिस डिस्टेंस को मैंने ओ वाई वन माना है, तो ओ वाई वन की डिस्टेंस क्या हो जाएगी। अब देखिए ये पूरी दूरी L है, तो जब ए से रेड वाली लाइन क्रॉस करेगी तो ये दूरी L/2 हो जाएगी, और रेड वाली लाइन और ब्लैक वाली लाइन के बीच में दूरी A/2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पूरा सेक्शन A है, मिडिल ऑफ द A/2। तो OY1 की दूरी क्या हो जाएगी, टोटल L/2 में से A/2 को हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारी OY1 की डिस्टेंस निकल जाएगी। मैंने उस डिस्टेंस को क्या नाम दिया, OY1, जो क्रिटिकल सेक्शन का डिस्टेंस है, ठीक। तो L/2 माइनस A/2 यानी क्या होगा, L माइनस A डिवाइड बाई 2, क्योंकि कॉमन है वो, ठीक। नेट अपवर्ड प्रेशर WU लग रहा है, नेट अपवर्ड प्रेशर क्या है वो WU लग रहा है, WU, जिसकी हमने वैल्यू ऊपर निकाली है 131.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आप चाहें तो इसको फिगर को ड्रॉ कर लीजिए, डिस्टेंस को देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो फिर मेरे को बताइए, ठीक है। अब देखिए जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो कहता है लोड इनटू डिस्टेंस। लोड कितना आ रहा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो दिस कम्स आउट बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। अब हमने क्या किया है, लोड को हमने फिर चेंज कर लिया किसमें, इंटेंसिटी के फॉर्म में। इंटेंसिटी इंटू एरिया जो क्या हो जाएगा हमारा, लोड हो जाएगा। इंटेंसिटी इंटू एरिया हमारा क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूले बनाने नहीं आता तो आप यूनिट से, जैसे आपको पता है कि लोड इंटू डिस्टेंस मैंने बताया, तो लोड की यूनिट किलो न्यूटन या न्यूटन या मान किलो न्यूटन मान लीजिए, और डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो बेंडिंग मोमेंट की यूनिट क्या होगी, किलो न्यूटन मीटर, ऑलरेडी आपको पता होती है, ठीक है। अब बात है कि इंटेंसिटी, अब लोड इंटू डिस्टेंस, अब लोड को हमने किस में चेंज कर लिया, इंटेंसिटी इंटू एरिया, इंटेंसिटी इंटू एरिया। अब इंटेंसिटी किस में होती है, न्यूटन पर या किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इंटू एरिया किस में होगा, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया तो किलो न्यूटन, किलो न्यूटन किसका लोड हो गया, लोड का। तो यानी ये भी फार्मूला सही है, जो लोड को हमने चेंज किया किसमें, इंटेंसिटी और एरिया में इंटू डिस्टेंस। अब हमारा ये तीनों फार्मूला क्लियर हो गया, ठीक। इंटेंसिटी को हम लोग WU से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। जो आपको देखिए रेड कलर से मैंने दिखाया, जो ऊपर की तरफ लग रहा है तीर आ रहा है वो WU है, ठीक। इंटू एरिया, अब एरिया किसका निकलना है, जो मैंने लाइनिंग की हुई OY1 वाली डिस्टेंस पे, ठीक है। तो OY1 वाली डिस्टेंस में देखिए कि ये जो दूरी हमने निकाली वो इसका एरिया निकालना है, तो ये दूरी इंटू लंबाई, तो लेंथ उसकी क्या है, B है, और ये दूरी कितना है, L माइनस A डिवाइड बाई 2, ये एरिया हो गया। डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे काम करेगा, तो आपको पता है ना कि यूडीएल कितने डिस्टेंस में, WL इंटू L/2 पे, यानी आधे पे काम करेगा, L माइनस A बाई 2 फिर डिवाइड बाई 2, ठीक। वो हो गया डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे उसका सेंट्रोइड काम करेगा, ठीक। अब फॉर्मूला क्या हो गया, WU इंटू जो थर्ड स्टेप है, WU इंटू L माइनस A डिवाइड बाई 2 इंटू B इंटू L माइनस A डिवाइड बाई 4, क्योंकि 2 और 2 का मल्टीप्लाई हो गया नीचे, ठीक है, 4 हो गया। तो ये हमारा एक जनरलाइज्ड फार्मूला निकल गया, क्या हो गया, जनरलाइज्ड फार्मूला निकल गया आइसोलेटेड फुटिंग के लिए, बेंडिंग मोमेंट क्रिटिकल सेक्शन के निकालने के लिए। अब देखिए, अब इस जनरलाइज फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है। एल हमारा क्या है, साइज ऑफ फुटिंग, क्या है, साइज ऑफ फुटिंग, जिसकी वैल्यू है 4 मीटर, हम 4 मीटर रख देंगे। साइज ऑफ कॉलम हमारा क्या है, जो ए डिनोट करता है हमारा साइज ऑफ कॉलम है, तो साइज ऑफ कॉलम हमारा क्या है, 400 mm इंटू 400 mm है, ठीक है। तो उसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 0.4 मीटर हो जाएगा, ठीक। WU की वैल्यू क्या है, 131.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि हमने स्टेप नंबर
2 में निकाला है। आपको आई होप सब वैल्यूज़ क्लियर हो गई। और बी की वैल्यू आपको पता है एल और बी बोथ आर सेम चीज़, क्योंकि सेम थिंग, बिकॉज इट इज़ स्क्वायर कॉलम। ठीक, तो बी की वैल्यू भी क्या है 4 मीटर है। अब मैंने उस फॉर्मूले में, इसीलिए मैंने आपको एक जनरलाइज फार्मूला पहले बताया, उसके बाद क्योंकि अब अगर सेम क्वेश्चन आइसोलेटेड फुटिंग का आएगा तो बार बार बेंडिंग मोमेंट का कॉन्सेप्ट यहीं आएगा, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन का डायमेंशन से चेंज हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन का डायमेंशन आपका चेंज हो सकता है। ठीक, क्वेश्चन का आपका डायमेंशन चेंज हो सकता है, तो आप इन चीज़ों को दूर कर लेंगे। तो फाइनल हमारा कैलकुलेशन करने पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमारी 850.5 किलो न्यूटन मीटर आ गई। 850.5 किलो न्यूटन मीटर आ गया। ठीक, आई होप आपको क्लियर होगा ये। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके बाद हमको बताइए। इस फिगर को देख लीजिए, बेंडिंग मोमेंट मैंने कैसे निकाला है, कैसे एक जनरलाइज फार्मूला निकाला है, फिर उस वैल्यू हमने रखी है, तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने पर बेंडिंग मोमेंट आ गया 1850.5 किलो न्यूटन मीटर। आई होप आपको बेंडिंग मोमेंट का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जो अगला स्टेप है हमारा डेप्थ ऑफ फुटिंग, क्योंकि डेप्थ ही हमको रिक्वायर्ड देखना है कि जो हम डेप्थ निकाल रहे हैं, ठीक है, जो डेप्थ हम निकाल रहे हैं वो क्या है, कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। उस डेप्थ की मदद से फिर हम क्या निकालेंगे, अपना एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। उस डेप्थ की मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। तो आपको मैंने लास्ट जब कॉलम वाली सॉरी बीम वाली यूनिट पढ़ाई थी, तो मैंने आपको एक सीधे फार्मूला पढ़ाया था, आपको याद आ रहा होगा कि स्टील के ग्रेड के हिसाब से कौन सा स्टील रहेगा तो एमआर का डायरेक्ट कौन सा फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो एमआर का जो स्टील का फार्मूला स्टील का जो ग्रेड है वो Fe415 है। तो उसके लिए हम एम आर बराबर 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर डायरेक्ट ही फार्मूला यूज़ करके हम डेप्थ यहाँ से निकाल सकते हैं। Fe415 के लिए फार्मूला होता है 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप पीछे के बीम वाले वीडियो में जाकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप देखिए एम आर की वैल्यू हमारी क्या कितनी हो गई 850.5 इंटू 10⁶ हम क्यों करें, क्योंकि उसको न्यूटन एम में चेंज करें, क्योंकि डी को हम एम में काउंट करेंगे। ठीक, 0.138 एफ सी के की वैल्यू 25, बी की वैल्यू 400 और डी रिक्वायर्ड हमको निकालना है। तो इस फार्मूले से जो डी रिक्वायर्ड निकला वो आया 248.5 mm, 248.5 mm। ठीक, ये डी आ गया। इतने डी पर हमारा वो बेंडिंग मोमेंट सब कुछ बियर कर लेगा, सब कोई दिक्कत, उतना डेप्थ अगर हम लोग दे देते हैं फुटिंग को तो मेरी कोई दिक्कत नहीं होगी। पर कोड ये बोलता है एज पर द एक्सपीरियंस कि जितना भी डी निकले उसके 2 से 2.5 गुना हमको बढ़ा लेना चाहिए हमेशा से, 2 to 5 टाइम्स उसको क्या कर लेना, हमको इंक्रीज कर लेना चाहिए। उसको इंक्रीज करने से क्या होगा कि भविष्य में कभी कुछ लोड बढ़ा या किसी तरह की कोई दिक्कत आई तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो कोलैप्स्ड नहीं होगा, वो स्ट्रक्चर हमारा कोलैप्स्ड नहीं होगा। तो जब हमने इसको 2 या 2.5 कुछ भी बढ़ा सकते हैं, तो हमने 248 को हमने सीधे क्या ले लिया, प्रोवाइड इफेक्टिव डेप्थ 550 mm एंड ओवरऑल डेप्थ 600 mm। ठीक, इफेक्टिव डेप्थ को हमने क्या किया, इस इफेक्टिव डेप्थ 248 आया था, तो लगभग इसको हमने 2 से ज़्यादा गुना बढ़ा लिया। 2 गुना करेंगे तो 500 आएगा, लेकिन हमने 550 मान लिया इसको। ठीक, मतलब एक हमेशा जो भी वैल्यू मानिएगा, जैसे हमने आपको बोला कि 2 से 3 गुना बढ़ा लीजिए, तो जो वैल्यू रखिएगा, अब जैसे आप मानने को कोई लड़का यहाँ पे इसको 523 mm भी मान सकता है, लेकिन 523 mm मानेंगे तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। 550 mm एक राउंड फिगर का डिटेल है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो ओवरऑल डेप्थ हमारा कितना हो जाएगा 600 mm हो जाएगा, और स्मॉल डी हमारा 550 mm हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा डेप्थ ऑफ फुटिंग निकल गया। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप है एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील का फॉर्मूला भी काफ़ी पुराना है, आपको मैंने जो बीम के केसेस में पढ़ाया था वो आप एरिया ऑफ स्टील का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे एम यू बराबर, एम यू क्या मतलब फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट है, अफेक्टेड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक, 0.87 एफ वाई ए एस टी ब्रैकेट में डी माइनस एफ वाई ए एस टी डिवाइड बाई एफ सी के इंटू बी। ठीक, इस फॉर्मूले से आप क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे, एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। ठीक,
सब वैल्यू आपको पता है, एम आर की जगह हम बेंडिंग मोमेंट से इक्वेट करके जो वैल्यू, उसकी वैल्यू जो आई है वो रख देंगे 850.5 इंटू 10⁻6। ठीक, तो इससे हमारा एरिया ऑफ स्टील कितना निकल गया, 4431 mm²। ठीक, तो आई होप आपको क्लियर होगा यहाँ तक। आप तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। आप इस फार्मूले को उतार लीजिए, ये फार्मूला आपको काफ़ी काम आएगा, क्योंकि ये फार्मूला सब मैंने बीम्स में पढ़ा चुके हैं आपको। आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको इसीलिए बीम की यूनिट पहले जो दी है, क्योंकि जो बीम है वो सबसे रिलेटेड है, हर जगह उसके फार्मूले हर यूनिट में कहीं ना कहीं पे आपको देखने को मिलेंगे और यूज़ करने को मिलेंगे, इसलिए बीम का आप कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए अपना। ठीक है, तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील की भी हमको आगे जरूरत पड़ेगी शेयर चेक्स में। ठीक है, शेयर में हमारा चेक हमको लगाना कि वन वे शेयर और टू वे शेयर, तो उसमें हमको जरूरत पड़ेगी इसलिए परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लें। तो मैंने आपको बीम वाली यूनिट में बताया था कि परसेंटेज ऑफ स्टील हम लोग कैसे निकालते हैं, ए एस टी डिवाइड बाई एरिया ऑफ स्टील जितना आया डिवाइड बाई उसका एरिया, ग्रॉस एरिया, यानी बी इंटू डी कर लीजिए, इंटू 100। ठीक है, तो ए एस टी जो हमारा क्या था 4431, और बी की वैल्यू हमारी कितनी है 4 मीटर है। ठीक है, 4 मीटर है तो 4000 mm इंटू 550, डी जो 50 जब हमने 550 लिया वो है इंटू 100, तो आ गया 0.20। ठीक, अब स्टेप नंबर 7 पे आते हैं। ठीक है, हमने बेंडिंग मोमेंट चेक तो लगा लिया। ठीक है, अब हम चेक लगाएंगे शेयर का। ठीक है, कि हमारा स्ट्रक्चर कहीं शेयर में तो फेल्योर नहीं कर रहा है, हमारा स्ट्रक्चर कहीं शेयर फेल्योर तो नहीं कर रहा है। तो जो आइसोलेटेड फुटिंग होती है वो दोनों में फेल हो सकती है, वन वे शेयर में फेल हो सकती है और टू वे शेयर में फेल हो सकती है। ठीक है, तो वन वे शेयर टू वे शेयर को बोथ शेयर से को क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा स्ट्रक्चर ये शेयर में फेल कर जाएगा। ठीक है, तो जो वन वे शेयर होता है उसका नाम वन वे शेयर, और सेकंड का टू वे शेयर को हम लोग एक और शेयर बोलते हैं पंचिंग शेयर। टू वे शेयर एंड पंचिंग शेयर आर सेम। ठीक है, दोनों का सिर्फ नाम में थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है, तो नाम में थोड़ा डिफरेंस है, तो लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि पंचिंग शेयर क्या होता है। पंचिंग शेयर को ठीक टू वे शेयर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, अब होता है जो वन वे शेयर चेक। ठीक, वन वे शेयर चेक में जो हमको कंडीशन चेक करनी है वो क्या है, टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी। टाउ वी जो होगा टाउ सी से बड़ा होना चाहिए। अब आपको टाउ वी टाउ सी के बारे में कुछ पता तो होगा नहीं कि टाउ वी और टाउ सी क्या है। ठीक है, टाउ वी और टाउ सी क्या है तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, लेकिन कंडीशन यही फॉलो करनी है हमको। जब शेयर चेक हम लगाएंगे तो उस शेयर चेक में जो टाउ वी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा आना चाहिए टाउ सी से। ठीक, जो टाउ वी हमारा वो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है। क्या है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, आपको आई एस कोड के बारे में उसकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं आपको आई एस कोड 456/2000 में। ठीक है, और जो टाउ सी हमारा क्या है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट एंड डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज ऑफ स्टील। टाउ सी क्या है, हमारा डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट है, और किस पे डिपेंड करता है, परसेंटेज ऑफ स्टील पे। और इसका एक टेबल दिया हुआ है जिस टेबल की मदद से हम वैल्यू को निकालते हैं और फिर चीज़ों को पुटअप करते हैं। ठीक, जो कि आपके आई एस कोड में देखिए मैंने लिखा हुआ कि पेज नंबर 456/2000 पे दिया है, पेज नंबर 73, टेबल नंबर 19। ये आप अपना आई एस कोड 456 स्टैंडर्ड जो आपका कोड है उसके पेज नंबर 73 पे आप जाकर आप टेबल नंबर 19 में टाउसी की वैल्यू को आप देख सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि वन वे शेयर चेक जब हम लगाएंगे तो हमने आपको बेंडिंग मोमेंट में क्या बताया था कि हमेशा हम क्रिटिकल सेक्शन पे चेक करते हैं। किस पे चेक करते हैं, क्रिटिकल सेक्शन पे चेक करते हैं। तो अब शेयर वन वे शेयर का क्रिटिकल सेक्शन कहाँ काम करेगा ये हमको याद रखना है। द क्रिटिकल सेक्शन अकर्स एट ए डिस्टेंस डी अवे फ्रॉम द कॉलम, अवे फ्रॉम द कॉलम। ठीक, डी डिस्टेंस के बाद जो डिस्टेंस आती है वहां पे उसका क्या काम करता है, जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन काम करता है। तो हम एक बार फिगर को देख लेते हैं, पहले आप वैल्यूज को छोड़ दीजिए, हम अपने पहले फिगर को देखते हैं। देखिए मैंने फिगर एल इंटू बी बनाया है, क्योंकि ये मैं फिर बता रहा हूँ कि ये क्या है आपका क्रिटिकल सेक्शन
ये स्क्वायर कॉलम है तो एल और बी की वैल्यू सेम है, तो कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ऊपर भी एल लिखेंगे, लेकिन एल लिखने में फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने एल और बी को अलग कर दिया है, ठीक।